सुन रहे हैं हमारा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में रेडियो तरंग प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तरंग 90.0 FM, रामलाल आनंद महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने सामुदायिक रेडियो पर। हमारा आज का विषय है फसलों का पाला और शीतलहर से बचाव, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ और मैं हूं आपकी दोस्त खुशी। स्वागत करती हूं आपका हमारे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान में। इस कार्यक्रम की कड़ी 45 में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम जानेंगे फसलों को पाला और शीतलहर से बचाने के उपायों के बारे में। पाला और शीतलहर किसानों के लिए गंभीर समस्या बन सकती है, खासकर सर्दियों के मौसम में, जब रात का तापमान तेजी से गिरता है और जमीन की सतह पर ओस जम जाती है तो इसे पाला कहते हैं। यह फसलों की पत्तियों, तनों और फलियों को क्षति पहुंचाता है। वहीं शीतलहर अत्यधिक ठंडे मौसम को कहते हैं, जिसमें फसलों की वृद्धि रुक जाती है और कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे फसल उत्पादन में भारी नुकसान हो सकता है। किसान इनसे निपटने के लिए कई उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि खेतों में धुआं करना, सिंचाई करना, मल्चिंग करना और फसलों के ऊपर ढकाव लगाना। इसके अलावा सही समय पर फसल की बुवाई और ठंड रोधी फसलों का चयन करना भी प्रभावी साबित हो सकता है। और इन्हीं तकनीकों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जैसा कि आज हम फसलों के पाले और शीतलहर से बचाव पर बात कर रहे हैं, तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस समय की महत्वपूर्ण फसलें कौन सी हैं, इसके बारे में बताइए। जी, जैसे कि अभी रबी का मौसम चल रहा है, तो रबी में जो फसलें मुख्य रूप से लगती है, इसमें जैसे आपका गेहूं है, सरसों है, आपकी दलहनी फसलें हैं। इसके अलावा जैसे आपकी सब्जी वर्गीय फसलें हैं। सब्जी वर्गीय फसलों में जैसे आपकी गोभी वर्गीय फसलें आ जाएंगी, इसमें फूल गोभी है, पत्ता गोभी है। इसके अलावा जैसे अभी टमाटर लगा है, आलू लगा है, बैंगन लगा है, मटर आपकी है। तो ये जो सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं, इन पे जो है शीतलहर और पाले का काफी असर पड़ता है। और जैसे कि अभी आप देख ही रहे कि दिसंबर और जनवरी के महीने जो है ये काफी ठंडे जाते हैं, इसमें तापमान में काफी गिरावट आ जाती है। तो जो सब्जी वर्गीय फसलें होती है, ये मौसम के प्रति काफी संवेदनशील होती है। और इसमें जैसे मौसम अगर थोड़ा सा भी उनको अनुकूल मौसम नहीं मिलता है, तो इनकी जो उत्पादकता होती है, विशेषकर उनकी उपज है या उसकी गुणवत्ता है, उस पर इसका काफी असर पड़ता है। जी मैम, आपने बात की पाले के बारे में, तो हम जानना चाहेंगे कि पाला क्यों पड़ता है और कब पड़ता है। जी, पाला जो है एक मौसमी घटना होती है, और जब जो है जो न्यूनतम तापमान है वो 4 डिग्री से नीचे चला जाता है। इवन मतलब आपका जो भूमि का तापमान है, सॉइल का जो हम टेम्परेचर कहते हैं, वो 0 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो जो हमारे जल के बूंदे हैं वो बर्फ में बदलनी शुरू हो जाती है। तो हमारा जब भी हम देखते हैं कि तापमान, न्यूनतम तापमान कम जा रहा है, तो हम जैसे रात के समय ये अक्सर पड़ता है, तो सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा एक सफेद सी चादर हमको नजर आती है। तो ये एक टाइप से हम कहते हैं कि ये पाला है, और ये ठोस के रूप में होता है। जो हमारा जल है वो तो आपका तापमान कम होने की वजह से आपको ठोस में बदल जाता है। और ये जो पाला होता है, इससे फसलों को काफी नुकसान होता है। इसमें जैसे आप देखते हैं कि जो हमारी फसलें हैं उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, तो उसमें जो जल होता है, द्रव जो जलीय फॉर्म में होता है, तो जब वो ठंडा होकर ठोस के रूप में बदलता है, तो हम जानते हैं कि ठोस का घनत्व हमेशा ज्यादा होता है। तो घनत्व ज्यादा होने से जो कोशिकाएं होती हैं वो आपकी फट जाती। तो कोशिकाएं फटने से जो स्टोमेटा होता है, उससे ज्यादातर जैसे हमारा ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, तो ये बाध्य हो जाता है। और हमारे जो फसलें होती हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वो जो आपकी जली हुई सी नजर आती, तो जैसे हमारी उससे धीरे धीरे जो फसलें हैं वो जली हुई सी नजर आती है। तो जो फसलें जो जली हुई नजर आती है, वो मुख्यतः जो है सर्दियों में जो इसका कारण एक तो पाला होता है। और जो फसलें हैं, अगर वो हमारी फल बनने की अवस्था में या फूल बनने की अवस्था में, तो वो जो प्रक्रिया है वो हमारी रुक जाती है, बाध्य हो जाती है। इवन मैं कहूंगी कि अगर फूल बनने तो पाले से आपके झड़ जाते हैं और बनने बंद हो जाते हैं। तो इससे हमारी फसलों की जो उपज है उसकी गुणवत्ता पे भी इसका काफी असर पड़ता है। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि फसलों की गुणवत्ता पर भी इसका असर पड़ता है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि इससे इसके और क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं।
जी, जैसे तो पहला नुकसान ये है कि आपकी पत्तियां जो है झुलस जाती हैं, जली हुई नजर आती है। नीरे जैसे आपकी जो फसल है, विशेषकर ये जो है सब्जी वर्गीय जो फसलें होती है, इस पे ज्यादा असर करती है। जैसे आलू की फसल ही है, मटर है, या आपका टमाटर है, बैंगन है, तो इन पे इनका काफी असर पड़ता है। तो हमारी जो फसल है वो पूरी आपकी जली हुई सी नजर आ जाती है। आपके फूल बनने हैं या आपके उसमें फल लगने हैं, वो सारे आपके खराब हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपने एक पहले भी पूछा कि पाले का अनुमान या आपको कैसे पता चले कि पाला पड़ने वाला, तो इसका मैं एक आसान सा तरीका बता सकती हूँ। इसका पूर्वानुमान हम खुद भी लगा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सुबह के दफे काफी ठंडी हवा चल रही है, एकदम से चिड़ हवा है, जिसका तापमान आपका 4 डिग्री से नीचे, इवन मैं कहूंगी कि 0 डिग्री के आसपास है। और आपका दोपहर के बाद जो एकदम से हवा चलनी बंद हो गई और आपका आसमान साफ क्लियर स्काई होना चाहिए। आपके आसमान में बादल नहीं होने चाहिए। अगर बादल है तो आपका जो है उस दिन पाला नहीं पड़ेगा। तो इसका सबसे कंडीशन ये होती है कि आपका हवा स्थिर हो जाती है, हवा की जो गति है वो शांत हो जाती है, तापमान आपका काफी कम चला जाता है, 4 डिग्री से नीचे या 0 के आसपास चला जाता है, और आसमान क्लियर होना चाहिए। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उस रात जो है आपका सुबह के दफे जो है आपका पाला गिरेगा। तो ये अनुमान अगर आपको पहले से लग गया कि भाई आपका आने वाले दिन में पाला गिरने वाला है, या कल सुबह जैसे हम उठेंगे तो आपको पाला नजर आएगा, तो आप इसमें फसलों में पहले ही प्रबंधन कर सकते हैं। और आपकी फसलें जो अगर आपने पहले उसमें प्रबंधन कर दिया तो आपकी फसलें जो पाले से होने वाले नुकसान से आप बच सकते। जी मैम, जैसा कि आपने बात की प्रबंधन के बारे में, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर पाला पड़ जाता है या पाला पड़ने वाला है, हमें ये पता लग जाता है, तो उस समय पर हम अपनी फसलों का बचाव पाले से कैसे करें? इसका एक सबसे आसान तरीका है आपका छिड़काव विधि से सिंचाई करना। छिड़काव विधि में सिंचाई का ये फायदा है कि जैसे अगर हमको पता चल गया कि कल सुबह जो है आपका पाला गिरने वाला है, तो हम फसलों में एक हल्की सी सिंचाई कर लेते हैं। हल्की सी सिंचाई करने से फायदा ये होता है कि आपका जो जल है वो आपका जैसे तापमान नीचे जाता है तो जल जो है ठोस में बदलता है, बर्फ में बदल रहा है। तो जब जल जो है आपका लिक्विड से आप सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, तो आप कहते हैं ना एक लेटेंट हीट उत्सर्जित हो रही है, लेटेंट हीट निकलती है, एक अपव्यय गर्मी जो हम कहते हैं वो निकलती है। तो जो अपव्यय गर्मी निकलती है उससे जो क्रॉप का जो है आपका माइक्रो इन्वायरमेंट है वो आपका बढ़ जाता है, उसका तापमान 1 या 2 डिग्री उसका आपका बढ़ जाता है। तो अगर पाला गिर भी रहा है तो आपकी जो फसल है उसमें जो नुकसान होना है वो उससे आप बच सकते हैं, और उसमें नुकसान आपका ना के बराबर हो सकता है। और दूसरा जो आसान तरीका है उसमें ये है कि आप जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो हम गंधक का घोल कहते हैं, 0.1% जो घोल है उसको बनाकर आप 1 हेक्टेयर में आप डाल सकते हैं। इसको जैसे आप कहते हैं कि 1 लीटर आपका गंधक जो है उसको आपको 1000 लीटर पानी में डालना है, और उसको आपको 1 हेक्टेयर खेत में आपने इसका छिड़काव करना है। इसका फायदा ये है कि एक तो आपका तापमान बढ़ जाएगा, जो आपकी फसल जहाँ आपने छिड़काव किया उसमें तापमान आपका बढ़ जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि सल्फर के रूप में आपकी फसल को एक माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाता है तो फसल क्या होगा, एक आपके पाले से उसकी फसल बचाव हो गया, दूसरा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलने से जो है उसकी जो उत्पादकता है, जो फसल की उपज है या उसकी जो गुणवत्ता है वो भी है उसकी अच्छी हो जाएगी। तीसरा जो आसान तरीका हम कहते हैं मल्चिंग का, पलवार का। तो जो हमारी पिछली फसल है, जैसे अभी आपकी रबी की फसल चल रही है, आपकी पिछली फसल में धान या मक्का है, तो उसके जो अवशेष बचे हुए हैं, जिसे हम जैसे पराली भी कहते हैं, धान की पराली है, तो इन सब का अवशेष हम अभी जो है संभाल के रखें। और जो अभी जैसे रबी की फसल है जो जिसको हमको ठंड से उसको बचाव करना है, पाले या शीतलहर से उसका बचाव करना है, उसको आप उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी फसल है लार्ज एरिया में लगी है तो आप जैसे खाली स्थान जहाँ पे पड़े हैं, जहाँ पे फसल जैसे कहते हैं ना 2 पंक्ति से पंक्ति के बीच हमारा थोड़ा सा स्पेस बचा रहता है, तो उसमें भी आप अपना मल्च लगा सकते हैं। इसके साथ ही जैसे आपकी जो नर्सरी लगी हुई है तो नर्सरी को भी आप मल्च से आप उसको कवर कर सकते हैं। तो इससे एक फायदा ये होगा कि देखो आपके जो पाला है, पाला तो आपका फसल में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा और इससे आपका पाले से बचाव हो जाएगा। दूसरा आपका जो मृदा है उसका जो है तापमान आपका बढ़ा रहेगा, जो बाहर की तापमान है उससे आपका मृदा का तापमान 1 या 2 डिग्री ज्यादा बना रहेगा। तीसरा फायदा ये है कि आपका जो पराली है जिसको आपने मल्च के रूप में प्रयोग किया, पलवार के रूप में प्रयोग किया, वो धीरे धीरे विघटित होगी, और इसका विघटन होने से क्या होगी, धीरे धीरे आपका सॉइल में, मृदा में मिल जाएगी और आपकी मृदा की जो है उर्वरकता को भी बनाए रखेगी और उसको भी बढ़ा के रखेगी। तो जो ये अवशेष हम कहते हैं ना कि पिछली फसल के जो अवशेष पड़े हुए, इनका जो हम सदुपयोग कर सकते हैं
आने वाली अगली फसल में इसको आपको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको पराली को या जो भी अवशेष है इनको जला दिया तो इससे आपका नुकसान ही होने वाला है। एक तो आपका प्रदूषण बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन जो हम कहते हैं उसका लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा जो है प्रदूषण बढ़ने से क्या होगा कि जो फसल क्रॉप आपकी फील्ड में लगी है उनको भी जो प्रकाश संश्लेषण करना होता है उसमें भी जो है प्रदूषण से वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो भी आपकी बाध्य हो जाती है। तो अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाध्य होगी तो आपकी जो फसल गुणवत्ता है, जो उसमें उपज हो रही है, उसमें फल लग रहे हैं या उसकी जो ग्रेन बन रहे हैं उसमें दाने बन रहे हैं, तो उनकी उपज की जो गुणवत्ता है वो भी आपकी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो मैं तो किसान भाई बहनों को यही सुझाव दूंगी कि जो आपकी पिछले फसल के जो अवशेष है या पराली है उसको आप जलाइए नहीं, उसका जो प्रयोग है वो आने वाली फसलों में जो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको एज ए पलवार आप यूज कर सकते हैं। इसके कई फायदे होते हैं, जैसे आप सर्दियों में इसका फायदा तो ये है कि आपका मृदा का तापमान बढ़ता है, मृदा की नमी मृदा में ही रहती है। इसके अलावा अगर गर्मियों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गर्मियों में इसका फायदा ये होता है कि मृदा का तापमान ये बाहरी तापमान से कम रख गर्मी के मौसम में, और साथ ही आपका जो है मृदा से वाष्पोत्सर्जन को कम करता है, जिससे जो है मृदा की नमी मृदा में ही रह सकती है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो है आप करके अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हैं। इसके अलावा जैसे पॉली हाउस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपकी नर्सरी लगनी है या आपकी जो है हाई वैल्यू जो क्रॉप लगती है तो उसको आप पॉली हाउस में भी लगा सकते हैं, या आप टनल जो होते हैं टनल बना के भी उसमें अपनी फसल को रेज कर सकते हैं। जो आपकी हाई वैल्यू क्रॉप है उसको आप टनल में भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो पॉली हाउस या जो टनल है इसमें जो तापमान है, जो अंदर का जो तापमान होता है वो बाह्य तापमान से सर्दियों में ज्यादा होता है। तो फसलों को अगर उपयुक्त तापमान मिल जाता है विभिन्न चरणों पे, चाहे वो बुआई है चाहे आपका उसके बाद के जो अन्य चरण है, तो अगर उसको उपयुक्त मौसम मिल जाता है, उपयुक्त तापमान मिल जाता है, तो फसलों की जो गुणवत्ता होती है, जो उपज होती है वो भी अच्छी होती है और साथ ही उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। बिल्कुल मैम, आपने पाले के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन सर्दियों में हम देखते हैं कि एक और समस्या का सामना फसलों को करना पड़ता है और वो समस्या है शीतलहर की। तो आप शीतलहर के बारे में बताइए। जी, शीतलहर मतलब जैसे नाम ही है शीतलहर, ठंडी हवा चलनी है। तो आजकल जो दिसंबर जनवरी का जो महीना आता है उसमें अक्सर आपकी जो शीतलहर महसूस होती है। ये क्यों होती है? जैसे हमारा आपका पहाड़ी एरिया होता है, आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया है, हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, तो इसमें आप क्या देखते हैं कि सर्दियों में काफी बर्फ गिर जाती है। और जब उत्तर पश्चिम दिशाओं से जो हवाएं चलती हैं तो काफी ठंडी होती है, चिड़ हवाएं होती है जो मैदानी इलाकों में जो आती है, क्योंकि वो बर्फीली हवा हम इसे कहते हैं। बर्फीली हवा काफी ठंडी होती है, तो इस ठंडी हवा को हम क्या कहते हैं? शीतलहर कहते हैं। तो ये शीतलहर भी जो है हमारी फसलों को काफी नुकसान करती है। जब शीतलहर चलती है तो उस समय जो हमारी फसलें होती है उनमें जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जो हम इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं, वो क्रिया इनकी कम हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, कई बार जो है रुक जाती है, जिसके कारण जो फसलों को जो ऊर्जा मिलनी है वो कम हो जाती है। और जो फसलों को जो ऊर्जा अगर कम मिल रही है तो जो जड़ों से जो खनिज लवण है या आपका पानी का जड़ों से उसको पत्तियों तक मिलना है तो यह बाध्य हो जाता है। तो ये कम होने से उसके जो प्रकाश संश्लेषण से जो उनके फल बनना है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उससे उसकी वो भी बाध्य हो जाता है। तो उससे जो आपका प्रकाश संश्लेषण सिंथेसिस प्रोसेस है वो कम होने से जो फसल की बढ़वार है, जो वृद्धि होनी है, वो भी उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है। और उसमें अगर फल बनने हैं या फूल बनने हैं या दाना बनने हैं तो वो स्टेज जो अगर फसलों में आ रही है तो वो उनमें जो है उनकी कमी आने से उनकी जो गुणवत्ता है या उपज है वो भी आपकी बाध्य हो जाती है, कम हो जाती है। तो शीतलहर से भी आपकी फसलों को नुकसान होता है। तो हमें इससे बचने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। तो जो मुख्य उपाय है, एक तो हम इसमें कहते हैं कि वायु अवरोधक का प्रयोग करना। जो वायु हमको जैसे पता है कि आजकल जो ठंडी हवाएं हमारी चल रही तो आपकी जो है उत्तर पश्चिम दिशा से ही आपकी ये चलती है। क्यों? कि हमारे उस उत्तर दिशा में आपके जो है पहाड़ है, या आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आपकी चलेगी, जो आपके पहाड़ी एरिया है वहां से जो आपकी ठंडी ठंडी हवाएं मैदानी के इलाकों को चल रही है। तो उस दिशा में आपको एक वायु अवरोधक लगाना चाहिए। वायु अवरोधक लगाने से फायदा क्या होगा कि जो आपकी फसलें हैं वहाँ जो है ये आपकी जो शीतलहर है वहाँ नहीं चलेगी और आपकी फसलें बच जाएगी। और इसके अलावा एक और उपाय आप कर सकते हैं कि आपकी जैसे छोटी फसलें लगी हुई हैं, जैसे जो सब्जी वर्गीय फसलें, जैसे आपकी पालक है या आलू है, बैंगन है या टमाटर है, जो कि आपकी शीतलहर है पाले से जिनको काफी नुकसान होता है, तो इन फसलों को आप ऐसी जगह लगाएं कि जहाँ हम वायु अवरोधक की बदले आप जो बड़े फसलें भी लगा सकते हैं, या जो आपके बड़े पौधे हैं उनको भी आप लगा सकते हैं जिन पर की शीतलहर और पाले का असर कम होता है। तो उनसे भी क्या होगा
होगी, शीतलहर उनसे टकरा जाएगी, बड़े पौधों से टकरा जाएगी और आपकी जो मुख्य फसल है उस पे वहाँ जो है कम आएगी। तो इससे जो है आपकी जो फसल है उसका इससे बचाव कर सकते। इसके अलावा आप जो है मल्चिंग या पलवार का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है पुरानी जो घास फूस है या आपके अवशेष है पुरानी फसलों को, इसका भी प्रयोग करके, जैसे आपकी नर्सरी है, आपको पता है कि इस डायरेक्शन से आपकी शीतलहर चल रही है, तो उस डायरेक्शन में आप एक अवरोधक टाइप का इनसे बना के आपकी फसल को इससे बचा सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपको फसल लगानी है तो आप इसको उत्तर दक्षिण जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आप इसको फसल को लगा सकते हैं और उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा टाइम तक आपको सूर्य का प्रकाश उनको मिलता रहेगा और जो हवा अगर आ रही है तो उसका जो है फसलों पर डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल मैम, कार्यक्रम के अंत में जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश या सलाह देना चाहेंगी? जी, मैं किसान भाई बहनों को यही सलाह दूंगी कि जैसे अभी आप देख ही रहे हैं कि जलवायु में काफी विविधता आ रही है, तो आपको जो मौसम आधारित कृषि करनी चाहिए। कोई भी अगर फसल आप लगा रहे हैं, चाहे वो बुआई है या उसके आगे के भी जो क्रियाकलाप होते हैं, उसमें सिंचाई देना है या उर्वरक देना है या उसके बाद आपको उसकी कटाई करनी है, कटाई के बाद भी उसकी रख रखाव करना है, तो हर चरण में उसका जो है मौसम के जानकारी उनको अवश्य होनी चाहिए। मौसम कैसा रहेगा, आने वाले दिनों में मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, मौसम किस करवट बदलने वाला है, तापमान क्या सामान्य से ज्यादा रह रहा है या सामान्य से कम जा रहा है, वर्षा कैसी रहेगी, इवन जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो कैसी रहेगी। तो ये सारे मौसमी तत्वों की जानकारी होनी चाहिए और मौसम आधारित ही अगर उनको खेती करनी चाहिए। तो अगर वो मौसम आधारित खेती करते हैं तो उनकी जो खेती है उसमें जो लागत लगती है वो उसमें जो है आपकी कमी आएगी, उसकी जो फसल की उपज है उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, आपकी पैदावार भी अच्छी होगी और पैदावार की गुणवत्ता अगर अच्छी हो रही तो आपका मार्केट भाव जो बाजार भाव है वो भी उसका अच्छा मिलेगा और बाजार भाव अच्छा मिलेगा तो लागत कम होने होगी, तो जो नेट प्रॉफिट हम कहते हैं वो ज्यादा होगा और नेट प्रॉफिट अगर अच्छा हो रहा तो हमारी जो है आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। तो किसान भाई बहनों को मेरा आगे यही सुझाव रहेगा कि वो मौसम आधारित खेती जरूर करें। विशेषकर आजकल जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसकी वजह से जो मौसम में विविधता आ रही है, इस परिदृश्य में तो ये बहुत जरूरी है। इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। अभी आपने सुना फसलों को पाला और शीतलहर से बचाने के उपायों पर हमारा एक खास कार्यक्रम। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहिए रेडियो तरंग पर। हम फिर हाजिर होंगे हमारी शान भारतीय किसान के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके प्रस्तुतकर्ता हैं रेडियो तरंग 90.0 FM। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये कड़ी पसंद आई होगी। यदि आपका इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radiotarang@rla.du.ac.in, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। हमारी फेसबुक आईडी है तरंग 90.0 FM। कार्यक्रम की संचालक हैं श्रुति और कार्यक्रम का संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर राकेश कुमार।